हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बैंकिंग सुधार से रिलेटेड टॉपिक आपके सामने कवर कर रही हूँ। वर्ष 1991 में शुरू हुई आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था ने सरकार की भूमिका को पुनः परिभाषित कर दिया। आने वाले समय में विकास के लिए अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ज़्यादा निर्भर करने लगी। विकास के इस प्रति को बदलते हुए नजरिए अर्थव्यवस्था में निवेश ढांचे के संपूर्ण निरीक्षक की जरूरत थी। अब निजी क्षेत्र में वित्तीय प्रणाली से भारी विनियोग पूंजी की मांग करने जा रहा था। इस तरह भारत की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली पुनर्गठन की उभरती जरूरत को महसूस किया जा रहा था। मैं इसके लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि कोई रिक्शा चला रहा है या सब्जी बेच रहा है या ठेले में खाने पीने का पदार्थ बेच रहा है, तो वो उसका कोई लाइसेंस नहीं होता, कोई शॉप नहीं होता, प्रॉपर एक जगह नहीं होता, ना ब्रांड रहता है। तो उन लोग क्या करते हैं, लोन उठाते हैं और अपना अनऑर्गेनाइज चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है, एक डेवलपमेंट का तरीका होता है, अपने परिवार को और इनकम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत में भी ऐसा ही कंडीशन आ गया था। भारत क्या चाह रहा था कि वित्तीय क्षेत्र में अपने आप को सुधार करना चाह रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा था, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे इसी सुधारों के बारे में हम बात करेंगे, जिसे बैंकिंग सुधार कहा गया है। 1991 नई आर्थिक नीति और बैंकिंग सुधार कार्यक्रम। अर्थव्यवस्था की सभी प्रमुख क्षेत्र में संस्थागत सुधार के लिए उपदेश अर्थव्यवस्था की सभी प्रमुख क्षेत्र में संस्थागत सुधार बनाई गई थी। इस नीति के माध्यम से वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान संरचना की सुधार की सिफारिश आमंत्रित करने के लिए एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया गया। हालांकि इस समिति में संपूर्ण बाजार को सुधार की सिफारिशें दी, लेकिन मुख्य सिफारिशें बैंक के सुधार पर केंद्रित थी। समिति में बैंकिंग सुधार की समिति, इसे बैंकिंग सुधार की समिति भी कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण के बाद 3 दशकों में देश में बैंकिंग प्रणाली का वित्तीय और भौगोलिक विस्तार देखा गया था। 80 के दशक के उत्तरार्ध में पता चला कि कुछ खास किस्म की कमियां आ गई थी। यह महसूस किया गया कि वित्तीय प्रणाली में एक सक्षम और प्रतियोगी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की भूमिका ठीक से नहीं निभा पाएगी। 14 अगस्त 1991 में वित्तीय प्रणाली में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसको CFS कहा गया। वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं में ढांचा, संगठन, संचालन प्रक्रिया की पड़ताल करनी थी। सिफारिशें के आधार पर वित्त वर्ष 1992-1993 में बैंकिंग प्रणाली में व्यापक सुधार शुरू कर दिए गए थे। बैंकिंग सुधार समिति की सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग व्यवस्था एक आधार था। बैंक के संसाधन आम जनता से आते हैं। बैंकों द्वारा यह विश्वास के साथ रखे जाते हैं, जमाकर्ताओं का अधिकतम लाभ के लिए लगाया जाता है। तो इसका अर्थ ये निकलता है, यानी बैंक में जो भी पैसे रहते हैं वो जनता के पैसे रहते हैं, और जनता के पैसे एक दूसरे के साथ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की तरह एक दूसरे से विनिमय होते रहते हैं। सरकार को भी आर्थिक नियोजन, सामाजिक बैंकिंग, गरीबी उन्मूलन आदि के लिए बैंकों और संस्थाओं का इस्तेमाल करने के बहाने राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर चुकाने की क्षमता, स्वास्थ्य और क्षमता के खतरे में डालने का अधिकार नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट भी क्या बोलते हैं, आर्थिक नियोजन, सामाजिक बैंकिंग, गरीबी उन्मूलन, इन सब के लिए बैंकों से खतरा नहीं उठा सकते हैं। वो भी अगर लोन गवर्नमेंट, हाँ, जैसे इंडिया गवर्नमेंट लोन कहाँ से लेता है, इंटरनेशनल बैंक से लेता है, ठीक है, IMF से लेता है। सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो बैंक की राशि को कम ब्याज दर पर ले और इसका इस्तेमाल अपने उपभोग व्यय के लिए, जैसे राजस्व और वित्तीय घाटा के लिए यूज करे और जमाकर्ताओं को धोखा दे। हाँ, देखो, जैसे कि RBI के पास पूरे पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक RBI के पास जाती है, RBI के पास पूरे पैसे रहते हैं। उस पैसे का यूज गवर्नमेंट राजस्व घाटा या वित्तीय घाटा के लिए यूज नहीं कर सकता है। जैसे बजट वो पेश कर रहा है सरकार,
लेकिन उसमें से क्या हो रहा है, बजट से अधिक खर्चा हो जा रहा है, तो वह खर्चा वो राजस्व और वित्तीय घाटा के लिए यूज़ जमा करता आम जनता के पैसों को यूज़ करके नहीं कर सकता है। उसको उस चीज़ को करने के लिए अलग से इनकम का सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। आरबीआई के द्वारा पैसे पैसे भी एकदम से छाप नहीं सकता है, उसका भी पर्टिकुलर एक रूल रेगुलेशन होता है। और अपने एसेट्स को वो रेंटल दे सकता है, परिसंपत्तियों को, सरकारी ज़मीनों को, वो ऐसा करके वो इनकम का सोर्स बढ़ा सकता है। ठीक है। बैंकिंग सुधार समितियों में सिफारिशें थी। संचालन में एक हद तक लोचनीयता सुनिश्चित करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में आंतरिक स्वायत्तता होनी चाहिए। बैंकिंग कार्यों को काफ़ी हद तक पेशेवर होना चाहिए। आज़ादी के तत्काल बाद देश में कृषि क्षेत्र से संबंधित, उद्योग क्षेत्र से संबंधित, सेवा क्षेत्र से संबंधित उत्पादन सेवाओं में कमी थी। इसलिए वित्तीय संस्थाओं में मुख्य ध्यान रखते हुए दीर्घकालीन सुविधाओं की आपूर्ति करके उत्पादन क्षमता को विस्तार करने के लिए प्रेरित किया गया था। इस आज़ादी के बाद सबको पता है कि अंग्रेज़ों ने हमें लूट कर चले गए थे, तो ऐसे कंडीशन में देश को एक वित्तीय पावर की ज़रूरत थी, कोई उनको फंडिंग करे, इस टाइप की ज़रूरत थी। हम लोग पूरी तरीके से कृषि पर आधारित थे। 1991 में आते आते उत्पादन क्षमता में पर्याप्त विस्तार हो गया था और अनेक नई उत्पादन संस्थाएं स्थापित हो गई थी। अब इनकी क्षमता के उपयोग को सुधार के लिए अल्पकालीन वित्तीय सुविधा के विस्तार करना जरूरी हो गया था, इसलिए बैंकों के सुधार में विशेष बल दिया गया। अब क्या हो रहा है कि 80 और 90 के दशक के आसपास बैंक में सुधार कई उत्पादन तो कर चुके थे। 1947 से 1980 के बीच कई प्रोडक्ट्स बने, उत्पादन हुए और इंडिया ने खुद उसको मैन्युफैक्चरिंग किया था, पर उसमें बनने के साथ साथ उसमें कोई उसको प्रोडक्टिविटी करने के लिए कुछ था नहीं, उसमें सुधार की ज़रूरत थी, उनकी क्षमता उतनी नहीं थी, अल्पकालीन वित्तीय सुविधा की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ऐसे में बैंकों के सुधार पर विशेष बल दिया गया था। प्रत्यक्ष निवेश पर, जैसे कि किस पर बल दिया गया, प्रत्यक्ष निवेश पर। आरबीआई ने मौद्रिक और ऋण नियंत्रण को मुख्य हथियार के रूप में समितियों को इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी, बजाय खुले बाजार में संचालन से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। खुले बाजार को संचालन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ओपन मार्केट को इसने बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया था। आरबीआई को बैंकों के समितियों पर ब्याज देना चाहिए था, आधारभूत न्यूनतम ब्याज दर से ऊपर और बैंकों के 1 साल से जमा करने के ब्याज के बराबर होना चाहिए। अब देखो, सुधार करने के लिए सब आरबीआई के पास ही जाएंगे, यानी कि रिफॉर्म्स के लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो सब आरबीआई से ही मांगेंगे और राष्ट्रीयकृत बैंक उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है, न्यूनतम ब्याज दर ऊपर और बैंकों को 1 साल के जमा के ब्याज से बराबर होना चाहिए। आरबीआई ने एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? ब्याज पर वो बैंकों को पैसे दे रहा है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, न्यूनतम ब्याज दर देगा और 1 साल का जमा ब्याज के बराबर होना चाहिए। जो हम लोग 1 साल का जो लेते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत साधारण ब्याज, उसको वो लागू कर रहे थे। समिति ने सुझाव किया, वर्तमान के उच्च स्तर में अगले 5 साल में न्यूनतम स्तर तक ले जाना चाहिए, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वो हाई लेवल में आ चुके थे, उसको नीचे धीरे धीरे कम करना जरूरी था। सरकार को भी यह सलाह दी, बाजार आधारित ऋण कार्यक्रम की दिशा में बढ़े। ऋण कार्यक्रम यानी लोन लेकर सब चीज़ को कंप्लीट अच्छे तरीके से व्यवस्थित करें। एसएलआर निवेशों को आर्थिक फायदे मिले। बैंकों के पास धन की उपलब्धता बढ़ाना जरूरी था, बेकार पड़े धन को इस्तेमाल में लाना जरूरी था। बैंकों से ऋण लेने वाले ब्याज दर की कटौती करना भी जरूरी था। इसी प्रकार से हम और सिफारिशें देखते हैं। प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है कि
पर्टिकुलर एक पर्सन वो ऋण ले सके। प्रत्यक्ष ऋण योजना धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए। समिति के अनुसार कृषि और लघु उद्योग विकसित परिपक्व स्थिति तक पहुंच चुका है, विशेष सहयोग की जरूरत नहीं है। दशक तक ब्याज पर सब्सिडी प्राप्त, इसलिए ब्याज दरों में छूट को समाप्त कर देना चाहिए था। प्रत्यक्ष ऋण एक नियमित कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये कुछ कमजोर तबकों के असामान्य सहयोग का एक मामला होना चाहिए। इसके अलावा यह अस्थायी भी होना चाहिए, स्थायी नहीं होना चाहिए। लोन लेने का भी तरीका अलग होना चाहिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष ऋण में कुछ कमज़ोर तबके के लोगों को भी अच्छा लोन मिल सके, अच्छे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के साथ, दर के साथ। ग्रामीण भारत के कमज़ोर तबके, अति गरीब किसान, ग्रामीण शिल्पकार, गांव और झोपड़ी उद्योग, बहुत छोटे क्षेत्र के उद्योग, उनको केंद्रित करते हुए प्रत्यक्ष ऋण उन्हें देना चाहिए। पूर्ण परिभाषित PSL बैंकों के औसत ऋण 10% मिलना चाहिए। जैसे हम बैंक में जाते हैं, प्राइवेट बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पे जो दर रहती है वो कभी कभी बढ़ा देते हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया, उसमें उसके दर अधिक होते हैं, लेकिन उसको 10% तक रखना चाहिए, 10% तक रखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं ब्याज दर के ढांचे पर। ब्याज दर मैंने अभी बताया दर के बारे में कि ब्याज का दर कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ताकि उसको नियमित रूप पर सामने वाला जो पर्सन है उस ब्याज को पटा सके, दे सके। ब्याज दरें आमतौर पर बाजार के ताकतों से ही तय होनी चाहिए। जमा और ऋण की ब्याज दरें सारा नियंत्रण हटा दिया। छोटे आकार के PSL पर रियायती ब्याज दर को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। IRDP ऋणों पर सब्सिडी को हटा देना चाहिए। बैंक दर को आधार दर होना चाहिए। अन्य सभी ब्याज दरें नज़दीकी से जुड़ी होनी चाहिए। ब्याज दर ढांचे को सरल बनाने के लिए RBI की अंतिम प्राधिकारी होना चाहिए। इस पर भी एक नियम शर्तें लागू करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर चीज़ पर पर्टिकुलर ब्याज दर हो। क्या होता है कि कई प्राइवेट बैंक या फिर नॉन फाइनेंशियल बैंक अपने मनमानी तरीके से 23%, 18%, 25% का दर बढ़ा देते हैं, पर वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे पर्सनल लोन्स होते हैं उसमें और अधिक होता है ब्याज दर, या फिर अलग से उसमें एक्स्ट्रा काटा जाता है पैसे, तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। एक पर्टिकुलर दर फिक्स रखना चाहिए ताकि सभी को सहूलियत पड़ सके।